क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटी सी कोशिका के अंदर क्या होता है? ये दुनिया इतनी छोटी है कि आंखों से दिखाई नहीं देती, लेकिन इसके अंदर बहुत कुछ छुपा है। हमने जाना था कि सभी जीव कोशिकाओं से बने होते हैं और कोशिका जीवन की मूल इकाई है। हमने ये भी देखा कि कोशिका की खोज माइक्रोस्कोप से हुई और इसमें कुछ मुख्य भाग होते हैं। अगर आपने अभी तक पिछला भाग नहीं देखा है तो पहले उसे जरूर देखें। अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे ही हम कोशिका के अंदर आते हैं, हमें एक पूरी तरह से सक्रिय दुनिया दिखाई देती है। क्या ये सब बिना किसी व्यवस्था के हो रहा है या इसके पीछे कोई प्रणाली काम कर रही है? ये सब यादृच्छिक नहीं है। इसके पीछे एक व्यवस्थित प्रणाली काम कर रही है। नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम कोशिका की दुनिया को और गहराई से समझते हैं। कोशिका के अंदर लगातार कुछ न कुछ हो रहा है, जैसे अलग अलग भाग मिलकर काम कर रहे हों। क्या ये सब अपने आप हो रहा है या इसके पीछे कोई व्यवस्था है? कोशिका के अंदर ऐसी कई झिल्ली युक्त संरचनाएं होती हैं जो आपस में जुड़ी होती हैं और मिलकर कार्य करती हैं। इस तरह की झिल्ली युक्त संरचनाओं की इस पूरी प्रणाली को एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कहा जाता है। यह प्रणाली कोशिका के अंदर पदार्थों के निर्माण, परिवहन और समन्वय में सहायक होती है। कोशिका के चारों ओर एक पतली परत होती है जो नियंत्रित करती है कि क्या अंदर जाता है और क्या बाहर आता है। लेकिन अगर बाहरी परिस्थिति बदल जाए तो कोशिका के अंदर क्या होता है, आइए इसे ध्यान से देखते हैं। अब एक स्लाइड पर पत्ती की पतली परत रखें और उस पर सघन चीनी का घोल डालें। अब इस स्लाइड को कुछ समय के लिए ऐसे ही रहने दें। फिर इसे माइक्रोस्कोप में ध्यान से देखें। हम देख सकते हैं कोशिका का अंदरूनी भाग सिकुड़कर एक ओर खिसक गया है और बाहरी सीमा से अलग हो गया है। ऐसा क्यों हुआ? कोशिका का भीतरी भाग सिकुड़ क्यों गया? ध्यान दें, पानी कोशिका से बाहर निकल रहा है। घनत्व में अंतर के कारण पानी कोशिका झिल्ली से बाहर निकलने लगता है। यह निरंतर प्रवाह साइटोप्लाज्म को सिकुड़ देता है। इस प्रकार झिल्ली के आर पार पानी का संचलन सांद्रता के अंतर के कारण होता है। इसे परासरण कहते हैं। और यदि स्थिति उलट जाए तो पानी बाहर से अंदर आएगा और कोशिका फिर से भर जाएगी। ये झिल्ली हर पदार्थ को अंदर नहीं जाने देती। ये चुनकर आवागमन को नियंत्रित करती है। इस प्रकार कोशिका झिल्ली चयनात्मक रूप से पदार्थों का आवागमन नियंत्रित करती है। इसीलिए इसे अर्धपारगम्य झिल्ली कहा जाता है। यदि ये झिल्ली सेलेक्टिव न होती तो हर पदार्थ बिना नियंत्रण के अंदर आ जाता
और कोशिका का संतुलन बिगड़ जाता। यह झिल्ली प्रोटीन और लिपिड से बनी होती है, जो 2 परतों के रूप में व्यवस्थित होती हैं। कोशिका झिल्ली अत्यधिक लचीली और लोचदार होती है। ये आसानी से मुड़ती और खिंचती है और बिना किसी क्षति के स्थिर अवस्था में लौट आती है। कोशिका झिल्ली पर कुछ विशेष स्थान होते हैं जो कोशिकाओं को एक दूसरे को पहचानने में मदद करते हैं। अब तक हमने कोशिका झिल्ली को समझा, लेकिन क्या हम इसे वास्तविक जीवन में देख सकते हैं? चलिए एक प्रयोग करके देखते हैं, समझते हैं कि यह कैसा दिखाई देता है। एक अंडे को सिरके से भरे पात्र में रखें और इसे कुछ समय के लिए ऐसे ही रहने दें। कुछ समय बाद अंडे का कठोर खोल धीरे धीरे घुल जाता है और केवल एक पतली परत रह जाती है। अब इस अंडे को सघन चीनी के घोल में रखें। कुछ समय बाद देखें, अंडा सिकुड़ने लगता है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बाहर का घोल अधिक सघन था, इसलिए पानी अंडे के अंदर से बाहर चला गया। और यदि इसे कम सघन घोल में रखें तो पानी बाहर से अंदर आएगा और अंडा फिर से फूल जाएगा। लेकिन कुछ कोशिकाओं में इस झिल्ली के बाहर एक और परत होती है जो अधिक मजबूत और कठोर होती है। इस बाहरी कठोर परत को कोशिका भित्ति कहते हैं। यह कोशिका को मजबूती और आकार देती है। कोशिका झिल्ली लचीली होती है, जबकि कोशिका भित्ति कठोर होती है। दोनों मिलकर कोशिका की रक्षा करते हैं। अब कोशिका के अंदर देखें, यहां एक द्रव जैसा भाग होता है जिसमें विभिन्न संरचनाएं तैरती रहती हैं। इस द्रव भाग को साइटोप्लाज्म कहते हैं। यहीं पर कोशिका की अधिकांश क्रियाएं होती हैं। साइटोप्लाज्म के अंदर एक विशेष संरचना दिखाई देती है जो अन्य भागों से अलग और महत्वपूर्ण लगती है। इस संरचना को केंद्रक कहते हैं। यह कोशिका का नियंत्रण केंद्र होता है और सभी क्रियाओं को संचालित करता है। क्या आप जानते हैं, कुछ कोशिकाओं में केंद्रक नहीं होता, जिससे उनमें अधिक स्थान उपलब्ध हो जाता है। लेकिन क्या आपने सोचा है, केंद्रक इतना महत्वपूर्ण क्यों है और यह वास्तव में क्या नियंत्रित करता है? इस प्रयोग को हैमरलिंग का प्रयोग कहते हैं। इसका उद्देश्य था यह जानना कि जीव के गुणों को कौन नियंत्रित करता है। एक विशेष जीव पर एक प्रयोग किया गया जिसमें इसके विभिन्न भागों को अलग किया गया। कुछ समय बाद एक नया भाग विकसित होता है और यह साबित होता है कि नाभिक जीव की विशेषताओं को नियंत्रित करता है। हैमरलिंग प्रयोग में केंद्रक युक्त आधार यह निर्धारित करता है कि ऑर्गेनिज्म अपनी टोपी को सफलतापूर्वक कैसे पुनर्जीवित करता है, भले ही हमने डंठल बदल दिया हो। हैमरलिंग के प्रयोग से पता चला कि केंद्रक आनुवंशिक गुणों को नियंत्रित करता है। डंठल को बदलने के बाद जीव ने केंद्रक के अनुसार नई टोपी विकसित की। कोशिका के अंदर केवल एक ही संरचना नहीं होती है, बल्कि कई भाग होते हैं जो आपस में जुड़कर एक प्रणाली बनाते हैं। इन संरचनाओं में से एक है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, जो कोशिका के अंदर परिवहन का कार्य करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम 2 प्रकार का होता है, रफ ईआर और स्मूथ ईआर। दोनों की संरचना अलग अलग होती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को 2 प्रकारों में विभाजित किया गया है,
बाईं ओर राइबोसोम के साथ रफ ईआर है। रफ ईआर की सतह पर छोटे छोटे कण होते हैं जो प्रोटीन का निर्माण करते हैं और फिर उन्हें कोशिका के अंदर पहुंचाते हैं। स्मूथ ईआर की सतह चिकनी होती है, ये वसा का निर्माण करता है और हानिकारक पदार्थों को निष्क्रिय करने में मदद करता है। ईआर में बने पदार्थ आगे एक और संरचना तक पहुंचते हैं जहां उनका संशोधन और व्यवस्था होती है। इस संरचना को गोल्जी बॉडी कहते हैं। ये पदार्थों का संशोधन, पैकेजिंग और परिवहन करती है। कोशिका के अंदर कुछ ऐसे भाग भी होते हैं जो बेकार और हानिकारक पदार्थों को नष्ट करते हैं। इन संरचनाओं को लाइसोसोम कहते हैं। ये अपशिष्ट और हानिकारक पदार्थों को नष्ट करते हैं। कोशिका के अंदर कुछ पदार्थों को संग्रहित करने की आवश्यकता होती है। इसके लिए एक विशेष संरचना होती है। इस संरचना को वैक्यूल कहते हैं। ये पदार्थों का संग्रह करता है और कोशिका का संतुलन बनाए रखता है। कोशिका की सभी क्रियाओं के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और इसके लिए कोशिका में एक विशेष संरचना होती है। इस संरचना को माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। ये ऊर्जा का निर्माण करता है, इसीलिए इसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। पादप कोशिकाओं में कुछ विशेष संरचनाएं होती हैं जो रंग और ऊर्जा से संबंधित कार्य करती हैं। इन संरचनाओं को प्लास्टिड कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं: हरित, रंगहीन और वर्णित प्लास्टिड। सभी कोशिकाएं जटिल नहीं होती। कुछ कोशिकाएं बहुत सरल संरचना वाली होती हैं जिनमें स्पष्ट केंद्रक नहीं होता। यूकैरियोटिक सेल की तुलना में प्रोकैरियोटिक सेल बहुत सरल होते हैं। इनमें कोई स्पष्ट नाभिक नहीं होता। जेनेटिक सामग्री न्यूक्लियोइड क्षेत्र में बिखरी रहती है। लंबे समय तक कई प्रयोग और अध्ययन किए गए और इनसे कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष सामने आए। सभी जीव कोशिकाओं से बने होते हैं। कोशिका जीवन की मूल इकाई है और नई कोशिकाएं पुरानी कोशिकाओं से बनती हैं। कोशिकाएं छोटी ही क्यों होती हैं? क्योंकि छोटी कोशिकाओं में पदार्थों का आवागमन तेजी से होता है। कोशिकाएं जीवन की मूलभूत संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई। इस प्रकार हमने कोशिका की संरचना और उसके कार्यों को समझा और जाना कि यही जीवन की मूल इकाई है। तो आज का ये सफर यहीं तक। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसे ही रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।